बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन ख़बरें हैं और इनको आप धमाका खेज़ ख़बरें कह सकते हैं। और मेरा इनमें किसी ख़बर से कोई मुराद जस्टिस कियानी से मुतल्लक़ कोई मामला नहीं है। वो तो आप उसको इतनी अहमियत ना दें जितना वो शोर मचा हुआ है। ये 4 दिन की चांदनी है, ढलकने वाली है और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल जो कुछ जस्टिस कियानी साहब ने फरमाया है उस पर कुछ तबसरा मैं ज़रूर करूँगा अपने अंदाज़ में, और जो पॉइंट मेरे सामने ज़्यादा अहम है मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन जो धमाका खेज़ ख़बरें हैं उनमें सर फ़हरिस्त ये ख़बर है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। कौमी सियासत के धारे में उनकी वापसी के लिए डेवलपमेंट शुरू हो गई है। और जैसा कि मैंने अपने मसलसल कई व्लॉग्स में इस पर इशारा दिया कि रियासत से बहुत बड़ी गलती हो गई है मौलाना फ़ज़लुर रहमान को और महमूद अचकज़ई को और ANP को नाराज़ करके, क्योंकि ये क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की शिकस्त और रेख्त के सामने दीवार बन सकती हैं। ये कौम परस्त हैं या मज़हब परस्त हैं, जो भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। ये तो दीवाने का ख्वाब था ना कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान कभी इमरान खान की तरफ चले जाएंगे, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता था। और जब सब लोग ये कह रहे थे कि बात तय हो गई है, मौलाना तहरीक चलाएंगे, तो मैंने कहा था कि मौलाना तहरीक चलाएंगे, लेकिन अपने मकासद के लिए चलाएंगे, अपने अंदाज में चलाएंगे, इमरान खान से नहीं मिलेंगे। तो रियासत ने जो गलती की, और जहाँ मैं ये वजाहत एक मरतबा फिर कर दूँ कि रियासत की गलती से मुराद रियासत की सबसे ऊपर वाली मंजिल नहीं है, बल्कि नीचे कुछ लोग थे जिन्होंने इलेक्शन 24 को एक मजाक बनाने की कोशिश की और PTI को दूसरी जमातों की सीटें छीन कर PTI के सुपुर्द की। और इनमें वो साहब भी शामिल हैं, सर फ़हरिस्त बल्कि सबसे ज़्यादा जो उनका ऊंचा मुकाम है वो साहब हैं जो पेशावर में हैं और जो 2 जून को वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ से आउट हो जाएंगे। और जिन्होंने मुराद सईद को भी पनाह दिए रखी, जिन्होंने अहमद अज़हर को भी पनाह दिए रखी, जिन्होंने असलम इकबाल को भी पनाह दिए रखी और सरकारी रियासती ख़जाने से उनको देसी बकरे देसी हिरन खिलाए जाते रहे, और यानी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले अफराद को रियासत ही की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया, पॉलिसी भी दी गई, और देसी बकरे मुर्गे कट्टे जो भी कह लें, हिरन, सब कुछ वो उनको रियासती ख़जाने से फ़राहम किया जाता रहा। तो वो अब रुकावट बहरहाल जो भी है, अंदर के मामला जो हैं उनमें कई ऐसी नज़ाकतें होती हैं जो हम समझते हैं कि ये तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ और सोचा जा रहा होता है। कई मसलतें होती हैं, कई मामलात होते हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं होता। तो बहरहाल अब ये मसला इस तरफ जा रहा है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि कौमी सियासत के धारे में वापस आ रहे हैं, बल्कि उनके शिकवे और उनकी शिकायत भी दूर की जाएंगी। शिकवे शिकायत दूर करने का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या उनको पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनकी जो सीटें हैं, बलूचिस्तान में तो शायद उनकी एक ही सीट है जिसका वो उन्हें दुख है कि वो छीन कर पीपल्स पार्टी को दी गई है, या लेकिन असल जो सदमा जो उन्हें पहुँचा था वो था पख्तूनख्वा सूबे का, जहाँ उनकी सीटें 1 दर्जन या इससे भी ज़्यादा जीती हुई सीटें वो PTI के हवाले कर दी गई। अब PTI वाले साहब ज़रा भी चलते चलते बता दें कि अगर मौलाना फ़ज़लुर रहमान का कोई वोट बैंक पख्तूनख्वा में नहीं है तो इमरान खान ने सारा आसरा मौलाना पर क्यों लगाया। और रिपोर्ट तो जहाँ तक भी सामने आई है कि ये PTI का जो वफ़द मौलाना से मिलता था वो हर बार मिलकर या रब्ता करके, टेलीफोनिक रब्ता करके, उसके बाद जब इमरान खान को बताता था कि मौलाना नहीं मान रहे तो इमरान खान कहता था कि नहीं, फिर जाकर मिलो, फिर जाकर मिलो। 100 मरतबा भी इनकार करे तो तुमने 100 मरतबा जाना है, क्योंकि इमरान खान को ये पता था कि अब मेरा सहारा कोई नहीं है। अदलिया उन्हें इक़्तिदार में नहीं ला सकती और न ही मीडिया ला सकता है। सिर्फ मौलाना फ़ज़लुर रहमान को साथ मिलाकर वो कोई सड़कों पर कोई धमाका खेज़ कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई तो मौलाना ने करनी थी, इमरान खान ने तो नाम लेना था कि चूँकि ये 6 जमाती इत्तेहाद है इसलिए मेरा क्रेडिट बनता है। तो वो तो मेरे लिए इसमें इस ख़बर के इस हिस्से तक तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि मौलाना इमरान खान के साथ नहीं जा रहे। मुझे तो ये पहले दिन से पता था और मेरे व्लॉग गवाह हैं। मैंने हर व्लॉग में ये कहा कि मौलाना उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जो ख़बर नई है मेरे लिए
और जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि उनको मना लिया गया है या तकरीबन मना लिया गया है, और उनको अब ये सीटें वापस दिलाई जाएंगी या कोई और कंपनसेशन की जाएगी। और नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जिसके बाद इमरान खान का काम ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो ही चुका है। बल्कि इमरान खान के बारे में भी एक बड़ी अहम ख़बर मैं देने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी ख़बर, धमाका खेज़ ख़बर ये है कि गंडापुर को का धड़न तख्ता करने का फ़ैसला हो गया है। गंडापुर नहीं रहेगा, हुकूमत चाहे PTI की बने, चाहे गवर्नर राज लगे, चाहे वहाँ एमरजेंसी लगे। मुझे ये ऑप्शंस पर मैं किसी एक ऑप्शन का आपको दावे से नहीं बता सकता, लेकिन ये तय हो गया कि गंडापुर साहब नहीं रहेंगे। और जो फैसिलिटेशन कौंसिल है, जिसमें चारों सूबों को बुलाया जाता है, इसमें पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को ना बुलाकर जो सिग्नल दिया गया है वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि मियाँ अब तुम हमारी लिस्ट में, तुम हमारी फहरिस्त में वजूद नहीं रखते, तुम्हारा नाम इसमें नहीं है। ये कोई अज़हार नाराज़गी नहीं था कि भी हम तुम्हें नहीं बुलाते। भी अगर किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ना बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कौंसिल होती चारों सूबों की, वफाक और चारों सूबे, लेकिन ना बुलाकर ये दरअसल पेश की इतला दी गई है। और इस बात की तस्दीक फिर कल हुई। यानी जो अंदाज़ा था वो हम लोगों का जो एक अंदाज़ा था कि ये जो ना बुलाने की जो वारदात हुई है, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या उसको औकात का एहसास दिलाना है, या उसको दबाव में लाना है, या उसकी छुट्टी कराना है? तो फिर तस्दीक ये हुई कि दरअसल उसकी छुट्टी होने वाली है। ये छुट्टी कैसे होगी, इसका आप इंतज़ार कीजिएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। और फिर उसके बाद वहाँ इस सूबे में क्या होगा, प्लान B, प्लान C, सारे प्लान रेडी हैं। और इस दौरान ये भी एक अच्छा यानी मामला हुआ है कि KP में TTP के दहशतगर्दों को किसी हद तक कंट्रोल में किया गया है, किसी हद तक। यानी वो जो इनकी आपको याद होगा कि पिछले 1.5-2 महीने में तो इन्होंने हर रोज़ 2-2 हमले किए, हर रोज़। तो कुछ ना कुछ इनको कामयाबी मिली है, कुछ ना कुछ लोग इनके पकड़े गए हैं, कुछ प्लान इनके पकड़े गए हैं। तो अब PTI जो है वो TTP को उस तरह से इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा नहीं हासिल कर सकती जिस तरह की अब तक करती रही है। अगरचे गवर्नमेंट के अंदर इनका अमल दखल बहुत बढ़ गया है, और गंडापुर साहब जो फ़ैसले करते हैं उनमें TTP के अहकामात भी शामिल होते हैं। उनको भत्ता भी दिया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भत्ता दिया जा रहा है। तो ये भी अब मामला इस तरफ निपट जाएगा। और फिर इमरान के बारे में ख़बर देने से पहले मैं थोड़ा सा तबसरा ये कर दूँ जस्टिस कियानी साहब के बारे में। इन्होंने धुआंधार रिमार्क्स दिए और PTI की सफ़ों में फिर इनकलाब आ गया, और इनकलाब आ गया कि नारे बुलंद होने लगे कि जैसे कियानी साहब ने हुकूमत का और फ़ौज का धड़न तख्ता कर देना है। वैसे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सेक्टर कमांडर का तहकीरी अंदाज में ज़िक्र करता है, तो इसका मकसद फ़ौज की इज़्ज़त ख़त्म करना, अवाम के दिलों में फ़ौज का वक़ार ख़त्म करना, फ़ौज को रुसवा करना है। और फिर साथ ही ये, जैसा कि मैंने पिछली मरतबा कहा था कि ये कलमा गरूर है, और कल तो इसने कलमा गरूर की हद कर दी और कहा कि सेक्टर कमांडर जो है वो SHO से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। अब इस फ़िक्रे को आप देखिए, इस फ़िक्रे में 2 बातें उसने कह दी हैं। एक बात उसने ये कही कि SHO एक हकीर किस्म की शय होता है, कोई 3rd क्लास किस्म की चीज़ होता है। ये तो जब पता चलेगा ना, जब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कभी ना कभी होगी और वो SHO साहब इनको अपने कहीं ना कहीं वो सैर कराने लेकर जाएंगे, तो फिर पता चलेगा ना इनको SHO की ताकत क्या होती है। लेकिन चलिए SHO को छोड़िए, किसी जज का या किसी भी माकूल आदमी का ये कहना कि SHO की मेरे सामने क्या हैसियत है, एक तो ये उन्होंने SHO की तस्लील की, ये किसी जज के मुंह से कभी सुना नहीं गया इस तरह का तहकीरी फ़िक्रा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो सेक्टर कमांडर है ये SHO से ज़्यादा अहमियत नहीं, यानी कि जिस तरह SHO को मैं टकी टोकरी समझता हूँ, इस तरह ये सेक्टर कमांडर भी टकी टोकरी है। एक ब्रिगेडियर लेवल के अफसर के बारे में ये ख्याल रखना, ये अपनी मिसाल आप है। और असल में तो एक ये टेंशन की अलामत है, ये किसी इनकलाब की अलामत नहीं है, टेंशन की अलामत है। टेंशन क्या, वो ये कि 2 पेशियों पर डिफेंस सेक्रेटरी पेश नहीं हुए, इसके मौसूफ के हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए, तो उसकी खिफत निकाल रहा है।
अब उसने उस दिन सेक्टर कमांडर को भी तलब कर लिया है, वज़ीर क़ानून को भी तलब कर लिया है, और IB और ISI के ज़िम्मेदारों को भी तलब कर लिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को भी तलब कर लिया, पता नहीं किस किस को तलब किया, पूरी रियासत पाकिस्तान को ही अपनी अदालत में तलब कर लिया है। यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि ये जो पकड़ा गया, जिसने ये ख़बरें दी थी कि मुज़फ़्फ़राबाद में लाशों के ढेर लग गए हैं और पता नहीं फ़ौज अवाम पर सीधी गोलियाँ चला रही है, इस तरह की ख़बरें ये नशर करके अपने विलाग पर इश्तियाल फैलाता रहा, शर्मंगेज़ी करता रहा, फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठ बोलता रहा और रियासत पाकिस्तान में अनारकी की फ़ज़ा बनाने में अपना किरदार अदा करता रहा, उसकी बाज़याबी होनी चाहिए। बहरहाल कानून तो यही है कि किसी को लापता ना किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए बल्कि, और मुकदमा चलाकर सज़ा दी जाए। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि लापता जितने भी पाकिस्तान में अफराद हुए हैं, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ़ उस लापता शख्स के केस का नोटिस लिया जाता है जिसका ताल्लुक़ PTI से हो। वो इमरान रियाज़ ख़ान, पूरी लाहौर हाई कोर्ट उस केस के पीछे पड़ी रही, दीवानी बनी रही, और जब तक इमरान रियाज़ को रिहा नहीं करा लिया उसकी जान पर बनी रही। इसी तरह वो असद तूर, वो भी PTI का एक ज़बरदस्त, वो क्या कहना चाहिए, बरास्ता ईमान मज़ारी, वो भी PTI का एक जाला वर्कर है, और तीसरा ये भी PTI का है। यानी अगर PTI का आदमी अगवा हो जाए, गिरफ़्तार हो जाए, लापता हो जाए, तो फिर अदालतें हरकत में आ जाती है, और हरकत भी ऐसी कि लोग इन हरकतों पर वो उंगली मुंह में दबा लेते हैं। और अगर कोई दूसरा अगवा हो जाए, कितने लोग हैं जी पाकिस्तान में लापता, बेशुमार लोग हैं, सैकड़ों होंगे। किसी केस पर अदालत के कानों पर जू रेंगी, कभी किसी के मुकदमे की समाअत की बारी भी आई, कोई मुकदमा ज़ेर समाअत ही नहीं आया। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि असद तूर और इमरान रियाज़ और ये जो एक ये दहशतगर्द जो है पकड़ा गया है, अब इसके अलावा किसी और लापता शख्स की बाजियाबी के लिए अदालत इस हद तक गई हो। एक तो खैर ये फ्रस्ट्रेशन भी है, वो नहीं आए डिफेंस सेक्रेटरी, उस दिन भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, उसका गुस्सा भी है। अब इन सारी लाइन लगा दी उन्होंने, बेशुमार लोगों को बुला लिया है, तो ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे ये देखने की बात होगी। एक हुक्म उन्होंने दिया कि मेरी कार्रवाई जो है वो TV पर बराह रास्त नशर की जाए। क्या कोई भी चीफ़ जस्टिस इसका हुक्म दे सकता है? ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी ऐसा हुक्म नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इस कार्रवाई को ओपन कर रहे हैं। ओपन करने का मतलब ये है कि मीडिया अगर चलाना चाहे तो चला ले, नहीं चलाना चाहे तो नहीं चला ले। हुक्म नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो थी वो न्यूज़ वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा थी कि हर मीडिया ने उसकी लाइव कवरेज का बंदोबस्त किया, लेकिन हुक्म काजी साहब ने नहीं दिया। और ना ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी मामले में ये मीडिया को हुक्म दे सकती है कि ये सारी कार्रवाई लाइव करो। इमरान ख़ान के धरने लाइव होते रहे तो ज़ाहिर है उनको कहीं और से हुक्म था, अदालत की तरफ से हुक्म नहीं था। तो अब ना इसके ख़िलाफ़ जो है कई केस है, 3 तो रेफरेंस है इसके ख़िलाफ़ जो पुरस्कार वजूहात की बुनियाद पर या शायद ढील देने के चक्कर में अभी तक ज़ेर समाअत नहीं आ रहे। तो ये जो TV की तजिया नगार हैं, अपने प्रोग्राम करती हैं गरीदा फ़ारूकी साहबा, उनका एक ये ट्वीट मैंने देखा है, काफ़ी तवील है, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बातें पेश करूँगा। उन्होंने कहा है कि ये इनके ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, जो जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत है। ज़ेर समाअत तो नहीं है, ज़ेर इल्तवा कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो समाअत किसी की भी शुरू नहीं। उन्होंने सवाल किया फ़ारूकी साहबा ने कि ये रेफरेंसेस एक तवील अरसे से समाअत के मुंतज़र हैं, क्या इन रेफरेंसेस को सुना नहीं जाना चाहिए और क्या इन समाअतों को भी बराह रास्त नशर नहीं होना चाहिए? उन्होंने रेफरेंसेस की कुछ तफसील भी बयान की है। अब रेफरेंसेस की कापी मैंने तो नहीं देखी, लेकिन इन्होंने, ज़ाहिर है इनके इल्म में होगा, उन्होंने लिखा कि कियानी ने मुतअद्दद बार जजेस के ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी की और अपनी तकरीरों और रिमार्क्स के ज़रिए रियासती इदारों और सिक्योरिटी इदारों के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। ये तो पहले की बात कर रहा है, लेकिन कल जो रिमार्क्स दिए हैं वो ज़ाहिर है उसका मकसद भी सिर्फ तौहीन करना है और इदारों की साख अवाम के अंदर ख़त्म करना है, और ज़ाहिर है इदारे अपना रिएक्शन देंगे इस पर। फिर उन्होंने लिखा है कि इन पर जो इल्ज़ामात हैं सच्चे या झूठे, तो ये तो ज़ाहिर रेफरेंसेस की समाअत होगी तब पता चलेगा। और असूली बात यह है कि इन रेफरेंसेस की समाअत होनी चाहिए। अगर ये इल्ज़ामात सच्चे हैं तो उठाकर इनको निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए अदालत से,
और अगर इल्ज़ामात झूठे हैं तो जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ ये है कि ये मसला इल्तवा का शिकार आ रहा है, रेफरेंसेस दाखिल हुए, कितनी मुद्दत गुजर गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। तो उन्होंने जो इल्ज़ामात का ज़िक्र किया है वो उनमें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, मुक़द्दमात के फ़ैसलों में अज़ीज़ व अक़ारिब और दोस्त अहबाब को नवाजने जैसे इल्ज़ामात शामिल हैं। नीज़ ज़मीनों पर कब्ज़े के, ये बड़ा संगीन मसला है कि ज़मीनों पर कब्ज़ा। एक और जज भी था जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए बड़ा मशहूर था, कोई एजाज़ अफजल किस्म का नाम था। तो लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने ख़बर भी दी है। ख़बर उन्होंने ये दी है कि अदालती ज़राए के मुताबिक इन पिटीशंस का फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से अनकरीब मुतवक्को है। फ़ैसला यहाँ नहीं होगा, यहाँ समाअत होगी, क्योंकि फ़ैसला तो समाअत के बाद होगा। और फिर उन्होंने कियानी साहब की जायदादों की तफसील भी बयान की है। पाकिस्तान के अंदर कितनी जायदादें हैं, बैरून मुल्क में कितनी जायदादें हैं, कितने प्लाट हैं, कितने घर हैं, कितने फ्लैट हैं, कितनी बेनामी जायदादें हैं, कितनी ज़ेर तमीर इमारतें हैं और कितने फ्लैट हैं और कितनी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कारोबारी मसरूफियात लिखा है उन्होंने। कारोबारी लिंक होंगे या कारोबारी आउटलेट होंगे, कुछ इस तरह का ज़िक्र होगा। तो इन्होंने ये गोया के मुतालबा किया है कि इन रेफरेंस की समाअत जल्द होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये कब होती है और क्या ढील दी जा रही है या ढील देने की वजह क्या है। लेकिन ये है कि अब वो जो है ना, दायरे को तंग करने का फ़ैसला किया गया। अच्छा नाज़रीन, इमरान ख़ान के बारे में पंजाब हुकूमत का जो एक फ़ैसला हुआ है, ये वो बहुत ही अहम है, उसको उतनी अहमियत मिली नहीं कल के टीवी टिकर्स में। या वो ये है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इन्होंने तकरीरें की, अखबारात और रसालों में मज़मून लिखे, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, उन पर पंजाब हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। इस फ़ैसले की अहमियत ये है कि इसकी रूह से इमरान ख़ान को पंजाब हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी, क्योंकि केस पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है। इस वक्त अडियाला जेल अगरचे पिंडी में है, लेकिन वो वफाक के कैदी भी वहाँ होते हैं, इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंट्रोल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल को इमरान ख़ान के लिए एक शाह ईरान का महल बना कर रख दिया है। 8 कमरे और बेपनाह अखराजात, खाने पीने के, मालिश के और मेडिसिन्स के, जो ड्रग्स ये लेता है वो सारी सहूलियात इनको हुकूमत दे रही है। फिर गद्दे, बिस्तर, तकिए, यानी वो लगता ही नहीं है कि ये कोई जेल है, लगता है कि कोई बहुत ही आलीशान डिफेंस की कोठी है जिसमें इमरान ख़ान को रखा गया है। और क्या किसी और कैदी को भी इस तरह की सहूलत मिली है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में? सियासतदानों समेत, जरदारी, नवाज शरीफ समेत किसी भी सियासतदान को ऐसी सहूलत या इसका 10वां हिस्सा भी मिला है? तो ज़ाहिर नहीं मिला। तो जब ये पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा कैदी नंबर 420, तो फिर ये अडियाला जेल से इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगली कार्रवाई बड़ी संगीन है। और इल्ज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि इसने बैरूनी मुल्कों में ख़त लिखे, मुरासले भेजे, वफूद भेजे, इकोनॉमिस्ट में या गार्जियन में इसने, टेलीग्राफ में इसने आर्टिकल छपवाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बल्कि मामला इससे ज़्यादा संगीन है। वो ये है कि इसने बार बार सकूते ढाका की धमकी दी। अब बहुत सारे लोगों ने इस धमकी का पूरा मतलब नहीं समझा, ज़्यादातर लोगों ने इसका पूरा मतलब नहीं समझा। नुक्ते की बात हालांकि सामने थी। इमरान ख़ान दरअसल ये कह रहा था कि मैं भारतीय फ़ौज को बुलाऊंगा, क्योंकि सकूते ढाका भारतीय फ़ौज के बग़ैर मुमकिन नहीं था। भारतीय फ़ौज खुद आई या शेख मुजीब ने बुलाई, जो भी आप समझ लें। लेकिन अगर भारतीय फ़ौज ना आती तो बांग्लादेश ने नहीं बनना था, कम से कम इतनी जल्दी नहीं बनना था। आगे की जो हालात होते उसमें 50-50 चांसेस थे। मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में सुलह भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन भारतीय फ़ौज ने आकर फैसला कुन कार्रवाई की और सकूते ढाका हो गया। हम भारतीय फ़ौज का वहाँ मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। हमारे पास हवाई जहाज़ ही नहीं थे मिस्र पाकिस्तान में, क्योंकि जो चंद एक जहाज़ थे, क्योंकि उस वक्त जंग का कोई इनको परसेप्शन नहीं थी कि जंग हो सकती है, तो बहुत थोड़े हवाई जहाज़ इनके पास थे जिनसे जंग नहीं लड़ी जा सकती थी। और भारतीय हमले में ये शुरू के दिनों में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के जितने भी जहाज़ थे सारे तबाह हो गए। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज भी थोड़ी थी और वहाँ रसद पहुँचाने का मसला भी
ये एक बहुत बड़ी रुकावट था, क्योंकि बीच में इंडिया था, पाकिस्तान वहाँ ना हवाई जहाज़ से कुमक भेज सकता था और समुद्री जहाज़ से कुमक तो जब तक जाती वो उससे कई हफ्ते पहले जंग बंद हो चुकी थी। कई हज़ार मील का फासला है कराची से ढाका का, तो हर चीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि स्वाय यानी अगर इंडिया ना होता तो सकूत ढाका नहीं हो सकता था, और इमरान ख़ान बैन-उस-सतूर नहीं खुलकर ये कह रहा है कि हम इंडियन आर्मी को बुलाएंगे। चुनांचे अब जो कुछ होने वाला है वो ये है कि इमरान ख़ान पर मुकदमा नहायत संगीन बनेगा और इसकी पार्टी पर पाबंदी लगाने का असूली तौर पर फ़ैसला हो चुका है। पाबंदी कब लगेगी ये अभी तय नहीं हुआ, और अगर तय हुआ है तो उन्होंने किसी को ये इसकी भिनक नहीं लगने दी कि कब होगी। लेकिन ये ख़बर बहरहाल बाहर आ गई है कि पाबंदी लगेगी, और ये पाबंदी वैसी पाबंदी नहीं होगी कि जिस तरह मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी थी तो वो अमरन जमात कलअदम हो गई थी। इनको फिर कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाना पड़ी थी। इस मरतबा जो पाबंदी लगेगी PTI पर, उसकी मिसाल आपको अगर देना हो तो वो है लश्कर जंगवी, और वो क्या था, सिपाही मोहम्मद। शियों की और सुन्नियों की इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें लश्कर जंगवी, और जो भी है शियों की तंजीम का मुझे सही नाम याद नहीं आ रहा, शायद सिपाही मोहम्मद था या कुछ ऐसा नाम था, जो भी था। इन तंजीमों ने खासा गंद मचाया, बहुत लोगों को कत्ल किया, बहुत बम धमाके किए, और जब पाबंदी लगी तो फिर ये तय हुआ कि इन जमातों से मुंसलिक कोई भी आदमी कोई नई जमात नहीं बना सकेगा। यानी PTI के जो लोग ख्वाब देख रहे हैं ना कि पाबंदी लगी तो हम इंसाफ पार्टी बना लेंगे, हम इंसाफ लीग बना लेंगे, हम पता नहीं क्या इनकलाब पार्टी बना लेंगे। नहीं जनाब, इस वक्त जो PTI के ओहदेदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो नुमायाँ साहब हैं, जो इनकी वर्किंग कमेटी है या जो कोर कमेटी है उसके रुकन हैं, जो सूबाई वफाकी सतह पर जो इनके ओहदेदार हैं, वो किसी भी नाम से दूसरी जमात नहीं बना सकेंगे। ये पाबंदी जो लगेगी ये उसी तरह वही लश्कर जंगवी और सिपाही मोहम्मद पर जो पाबंदी लगी थी उस जैसी होगी। ये वो सिपाही साहबा वाली पाबंदी नहीं होगी कि वो अहले सुन्नत वल जमात बनकर सामने आ गए और उनका नेटवर्क पूरा काम कर रहा है, या वो तहरीक जाफरिया, तहरीक नफाज जाफरिया की जगह तहरीक जाफरी आ गई, क्योंकि ये जमातें इंतहा पसंद तो थीं लेकिन दहशत गर्द नहीं थी, इसलिए उनको नए नाम से बर्दाश्त कर लिया गया। वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन लश्कर जंगवी और सिपाही मोहम्मद जो भी उसका नाम था, उनका मामला मुख्तलिफ था, और उनका कोई आदमी बाद में किसी भी नाम से तंजीम साजी नहीं कर सका। और PTI पर जो पाबंदी लगेगी ये इसी किस्म की लगेगी। और नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।